एक जवान लड़की रोसा अपने सामान के साथ एक छोटे से गांव पहुंचती है। वहां उसकी सास हेरा उसे देखकर मुस्कुरा उठती है और सफ़र कैसा रहा ये पूछती है। रोसा बताती है कि वो पैदल ही आई है। हेरा उसकी माँ के गुजर जाने पर दुख जताती है। तभी रोसा अचानक लड़खड़ाकर गिर जाती है। घबराई हुई हेरा उसे घर के अंदर ले जाकर संभालती है। अंदर पहुंचकर वो रोसा को आराम करने के लिए जगह देती है, अलमारी के पास जहां ग्रेगर के पुराने कपड़े रखे हैं। उन्हें देखकर रोसा पूछती है कि क्या ग्रेगर ने कभी कोई खत भेजा था। हेरा सिर हिलाकर नहीं कहती है और पलटकर वही सवाल उससे पूछती है। रोसा बताती है कि 1 महीने पहले ग्रेगर ने उसे लिखा था, कहा था कि अब वो जगह ज़्यादा सुरक्षित है। हेरा उसे आराम करने देती है और कमरे से निकल जाती है। रात के खाने पर हेरा बताती है कि रेडियो में कहा गया है अगर सब लोग मेहनत करें तो जर्मनी ज़रूर जीतेगा, लेकिन उसके पति जोसेफ को इस बात पर शक है। हेरा फिर भी यकीन जताती है कि उनका बेटा ग्रेगर जो युद्ध में गया है वो जल्द लौट आएगा। तभी रोसा पूछती है कि जंगल के चारों ओर इतनी ऊंची बाड़ क्यों लगाई है। जोसेफ जवाब देता है कि अब वहां हिटलर का हेडक्वार्टर है। रोसा हैरान होती है, मुझे लगा वो बर्लिन में रहता है। हेरा बताती है कि वो 2 साल पहले यहाँ आ चुका है। फिर वो कहती है कि रोसा को अब कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। रोसा कहती है कि वो पहले से ही काम करती थी, लेकिन हेरा कहती है यहाँ किसी को सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं। उस रात जब रोसा सोने जाती है, वो ग्रेगर की तस्वीर देखकर उससे ऐसे बात करती है जैसे वो सामने हो। अगले दिन सुबह हेरा दरवाज़ा खटखटाती है, सिपाही हमारे घर आ रहे हैं। रोसा को लगता है कि शायद वो ग्रेगर की कोई खबर लाए हों, लेकिन हेरा उसे ऐसी बातें ना करने को कहती है। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर अफसर आता है और हेरा को बाहर बुलाता है। वो उसे एक गाड़ी तक ले जाता है जिसमें कुछ और औरतें पहले से बैठी हैं। रोसा भी उस ट्रक में बैठा दी जाती है। आगे जाकर उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है जहां एक एक करके सिपाही उनका नाम पुकारते हैं और तलाशी के बाद अंदर भेजते हैं। फिर उनका खून टेस्ट के लिए लिया जाता है। इसके बाद उन्हें एक बड़े डाइनिंग हॉल में ले जाया जाता है जहां मेज़ पर तरह तरह के खाने रखे होते हैं। औरतें बैठ जाती हैं। जब एक औरत ने पूछा कि क्या वो किसी और की प्लेट से खा सकती है, तो सैनिक ने सख्ती से कहा, नहीं, सिर्फ अपनी प्लेट से। उन्हें बाहर भी नहीं जाने दिया गया, क्योंकि उन्हें 1 घंटे तक वहीं बैठना था, ये देखने के लिए कि खाना जहरीला तो नहीं। दरअसल ये खाना हिटलर का पर्सनल शेफ बनाता था, लेकिन वो किसी पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए खाने को पहले इन औरतों से चखवाया जाता था। ये सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। औरतें रोने लगती हैं, हमें मरना नहीं है। शेफ उन्हें समझाता है कि अगर कुछ हुआ तो डॉक्टर मौजूद है, लेकिन डर फिर भी बना रहता है। 1 घंटे बाद शेफ वापस आता है और जब देखता है कि सब ठीक हैं, तो वही खाना हिटलर को परोसा जाता है। तब जाकर औरतों को घर जाने की अनुमति मिलती है। घर पहुंचकर रोसा अपने ससुराल वालों को बताती है कि उसे यही काम हर दिन दोपहर और रात में करना होगा। जोसेफ गुस्सा करता है, लेकिन हेरा कहती है कि रोसा के पास और कोई रास्ता नहीं। अगले दिन रोसा फिर उस जगह जाती है। बाकी औरतें भी आ चुकी हैं। शेफ उन्हें बैठने को कहता है और बोलता है कि आज खाने में उसने एक खास चीज़ डाली है। एक औरत डरते हुए पूछती है, जहर होने की कितनी संभावना है? शेफ हंसते हुए कहता है, उतनी ही जितनी जर्मनी के हारने की। फिर 1 घंटे बाद वो वापस आता है और देखता है कि सब ठीक हैं। उसी शाम रोसा झूले पर बैठी होती है जब एक औरत उसके पास आती है और पूछती है, क्या तुम ग्रेगर की बीवी हो? वो बताती है कि उसके दोस्त हिक्की का पति और ग्रेगर स्कूल के साथी थे। अब दोनों को रूस भेज दिया गया है। दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। रोसा पास बैठी एक गुस्सैल औरत की ओर इशारा करके पूछती है, वो हमेशा ऐसे ही रहती है? जवाब मिलता है, उसका पति हाल ही में मरा है। फिर वो बाकी औरतों के बारे में भी बताती है। थोड़ी देर में वो रोसा की ड्रेस की तारीफ करती है तो रोसा वादा करती है कि एक दिन वैसी ही ड्रेस उसे भी देगी। तभी एक सिपाही आता है और बताता है कि डिनर तैयार है। सब औरतें हाथ धुने जाती हैं। अल्फ्रीडा रोसा से पूछती है, तुम मुझे इतनी देर से क्यों देख रही हो? रोसा मना करती है, लेकिन उनकी बहस सिपाही की आवाज़ से रुक जाती है। अल्फ्रीडा उसे टोकती है, अपना काम देखो। रोसा भी पीछे नहीं हटती, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी। वक्त बीतता जाता है और वो सब इसी काम को रोज़ दोहराती हैं। एक दिन जब वो हमेशा की तरह खाना खा रही होती हैं, एक औरत शेफ से पूछती है, हिटलर को क्या पसंद है? शेफ मुस्कुराते हुए कहता है, उसे मीठा बहुत पसंद है और वो मांस नहीं खाता क्योंकि जानवरों से उसे प्यार है। घर लौटकर रोसा अपने ससुराल वालों को बताती है कि अब उसे पैसे भी मिलने लगे हैं और वो उन्हें दिखाती है। जोसेफ फिर गुस्सा करता है, लेकिन रोसा पैसे एक डिब्बे में रख देती है और कहती है, भविष्य के लिए संभाल रही हूँ।
अगले दिन सुबह उसे ग्रेगर का खत मिलता है। लिखा है कि वो क्रिसमस पर घर आएगा। वो खुशी खुशी ये बात सबको सुनाती है। रोसा अपने वादे के मुताबिक लेनी को वही ड्रेस देती है जो उसने मांगी थी। वो कहती है, जब ग्रेगर लौटेगा हम मिलकर जश्न मनाएंगे। तभी एगस्टीन बीच में बोल पड़ती है, जब मेरा पति आया था तो उसे 3 दिन में फिर से वापस भेज दिया गया था। लेनी गुस्से में चिल्लाई, रोसा को अकेला छोड़ दो। लेकिन ऑगस्टीन अब भी तानों से बाज नहीं आई। उसने तंज कसा, लड़का पटाने चली थी ना। घर लौटकर रोसा ने सास ससुर से कहा, कृपया ये बात ग्रेगर को मत बताना। अगली सुबह दरवाजे पर सिपाही एक खत छोड़ जाते हैं। रोसा भागकर उठाती है और पड़ते ही जमीन पर गिर जाती है। हेरा और जोसेफ दौड़ कर आते हैं। क्या हुआ ग्रेगर को? रोसा के होठ कांपते हैं पर शब्द नहीं निकलते। वो बस जड़ हो जाती है और हवा में उड़ता खत धीरे धीरे ओझल हो जाता है। उसके बाद रोसा बिस्तर से नहीं उठती, काम पर जाना बंद कर देती है। तब सिपाही उसे जबरदस्ती ले जाने आ जाते हैं। हेरा समझाने की कोशिश करती है कि उसका बेटा लापता है, लेकिन अफसर नहीं मानता। वो रोसा को धक्का देकर ट्रक में चढ़ा देता है। काम पर पहुंचकर ऑगस्टीन फिर जहरीली बातें करने लगती है। तेरा आदमी तो गया अब। रोसा का सब्र टूट जाता है। उसने ऑगस्टीन को तमाचा जड़ दिया। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। अफसर ने आकर दोनों को पीटा और फिर सबको खाने के लिए डाइनिंग हॉल भेज दिया। रोसा ने प्लेट की ओर देखा पर खाने से इनकार कर दिया। फिर अचानक उठकर सारा खाना निगल गई और दूसरी प्लेट उठाने लगी। तभी सिपाही ने उसका हाथ झटकते हुए प्लेट छीन ली और सबको आदेश दिया, खाना जारी रखो। बाद में एल्फ्रेडा बाथरूम में रोसा से मिलने आई। रोसा ने टूटे स्वर में कहा, मेरा पति गुम है, शायद अब जिंदा नहीं। दरवाजा खोलते ही वो जोर जोर से रोने लगी, मैं विधवा हो गई। एल्फ्रेडा ने उसे संभाला और कहा, हिम्मत रखो। इसके बाद रोसा रोज ग्रेगर को पत्र लिखने लगी। जैसे वो लौटेगा तो साथ बैठकर सब पढ़ेंगे। अंदर से उसे अब भी यकीन था कि वो जिंदा है। अब जब हिटलर वहां से चला गया था तो रोसा को खाना चखने का काम नहीं करना पड़ता था। एक दिन जब सब औरतें काम पर थीं, ओला लेनी को कुछ पढ़कर सुना रही थी कि तभी लेफ्टिनेंट जीगलर वहां आया। एल्फ्रेडा ने जल्दी से अपनी सिगरेट छुपाई। ओला ने उसे कार्ड थमाए। रोसा बोली, हमें नहीं पता था कि ये चीजें मना हैं। जीगलर उसके करीब आया और नाम पूछा, फिर सख्त लहजे में बोला, अब से वही होगा जो मैं कहूँगा। उसने बताया कि आज डिनर कैंसिल है और वापस अपने ऑफिस चला गया। उसके जाते ही सबको घर जाने की इजाज़त मिलती है। सब औरतें हिक्की के घर चली जाती हैं। हिक्की खुश होकर कहती है, कितने दिनों बाद कोई मिलने आया। घर के अंदर सब औरतें बैठकर शराब पीने लगती हैं और बातों का सिलसिला शुरू होता है। वो सब जीगलर की नकल उतारते हुए हंसती हैं। जर्मन औरतें स्मोक नहीं करती। हिक्की पेय लाती है, सबके लिए डालती है और सब साथ में टोस्ट करते हैं, आज की आज़ादी के नाम पर। अगले दिन रोसा ऑफिस के पास घूम रही थी कि जीगलर और एक सिपाही ने उसे देख लिया। उसने पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? रोसा ने मुस्कुराकर कहा, संगीत सुनकर खिंचाई। याद आ गया, बर्लिन में मैं क्वायर में गाती थी। जीगलर ने कहा, अब गाकर सुनाओ। वो बोली, अब नहीं गा पाती। फिर धीरे से पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? जीगलर ने सिर हिलाकर इजाज़त दी। उसके जाने के बाद सिपाही ने बताया, उसका पति रूस में लापता है। उस रात रोसा ने बाहर किसी टॉर्च की रोशनी देखी। खिड़की से झांका तो कोई खड़ा था, पर अगले ही पल गायब। अगले दिन काम पर जब सब औरतें खाना खा रही थीं, हिक्की को अचानक मितली होने लगी। अफसरों ने पूछा, क्या खाना खराब है? हिक्की बोली, नहीं सब ठीक है। फिर भी उसे जबरदस्ती खाना जारी रखने का आदेश मिला। हंगामा सुनकर जिगलर खुद डाइनिंग हॉल पहुंचा। उसने गुस्से में कहा, खाना खाओ। घर लौटकर रोसा ग्रेगर की तस्वीरों को देर तक देखती रही। फिर बाहर वही चमकती रोशनी दोबारा दिखाई दी। उसने झांका तो कोई उसे इशारा कर रहा था। अगली रात जब वो खिड़की के पास खड़ी थी, टॉर्च की रोशनी फिर जल बुझ रही थी। इस बार उसने भी अपनी लाइट से जवाब दिया। समझ गई, कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। वो बाहर निकली और वहां जीगलर खड़ा था। दोनों की नजरें मिली और बिना कुछ बोले वो उसके करीब आया। दोनों एक दूसरे में खो गए। वो पास के शेड में चले गए और रात वहीं गुजर गई। अगले दिन जब औरतें खाना खा रही थीं, हिक्की फिर बीमार पड़ गई। उसने बाथरूम जाने की विनती की, लेकिन सिपाही ने सख्ती से मना कर दिया। बाद में हिक्की ने कबूल किया कि वो गर्भवती है। पिता एक नौजवान था, अर्नस्ट, जो उसके बच्चों की मदद करता था। वो डर के मारे बोली, पति लौटेगा तो क्या होगा? एल्फ्रेडा बोली, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लिनी ने याद दिलाया, गर्भपात कानूनन मना है। पिछली बार एक डॉक्टर को इसी वजह से मार दिया गया था। एल्फ्रेडा ने कहा, मैं मदद करूंगी, मैंने अस्पताल में काम किया है। उसी रात रोसा फिर जीगलर से मिली। साथ लेटे हुए दोनों ने अपने बचपन की बातें की। जीगलर बोला, पढ़ना मैंने कब्रिस्तान में शुरू किया था, जहां पिता हमें किताबें पढ़वाते थे। उसने रोसा से कहा, मेरे लिए गाना गाओ। रोसा ने धीमी आवाज में गाना शुरू किया। अगली सुबह जब वो बाहर जाने लगी तो हेरा ने कहा, मैंने सपना देखा, ग्रेगर जिंदा था
उसने कहा, रोसा का ध्यान रखना। अगले दिन एल्फ्रेडा ने हिक्की का गर्भपात कर दिया। बाद में रोसा ने पूछा, तुमने नर्स का काम क्यों छोड़ दिया? एल्फ्रेडा बोली, माँ बाप के जाने के बाद मैं चाचा के साथ रहने लगी, वहीं काम करने लगी। रोसा ने कहा, मेरे माँ बाप भी अब नहीं रहे, मेरा भाई 6 साल पहले अमेरिका चला गया। रोसा ने पूछा, तुम अपने बारे में बात करना क्यों पसंद नहीं करती? एल्फ्रेडा मुस्कुरा दी और कहा, क्योंकि तुम्हारी बातें ज़्यादा दिलचस्प हैं। तभी लिनी भागती हुई आई और सबके बीच में बैठ गई। थोड़ी देर बाद सब औरतें टेबल पर बैठी हमेशा की तरह खाना शुरू किया। अचानक रोसा का चेहरा पीला पड़ गया। वो उठी और गिर पड़ी। एल्फ्रेडा को भी उल्टियां शुरू हो गईं। फिर ओला भी बेहाल हो गई। सब घबरा गईं। जीगलर दौड़ता दौड़ता आया। क्या हो रहा है यहाँ? हंगामा रोकने के लिए उसने लिनी को थप्पड़ मार दिया, जो चिल्ला रही थी। उसने आदेश दिया, रसोई बंद करो, सब कुछ साफ करो। थोड़ी देर में डॉक्टर आया और बीमार औरतों को अस्पताल भेज दिया गया। जब रोसा को होश आया तो वो खुद को एल्फ्रेडा और ओला के पास पड़ी देखती है। वो पूछती है, हम यहाँ क्यों हैं? एल्फ्रेडा बोली, शायद ये देखने कि हम बचेंगे या नहीं। सभी औरतें वापस अपनी सीटों पर बैठ गईं। बाकी सब उनकी तबीयत पूछने लगे। तभी फिर से खाना परोसा गया, लेकिन जो कुछ हुआ था उसके बाद डर के मारे किसी का कुछ खाने का मन नहीं था। अफसरों ने आदेश दिया कि सबको खाना ही होगा। रोजा बोली, आप हमें जबरदस्ती नहीं खिला सकते। तभी एक सिपाही ने गुस्से में बंदूक निकाल ली। आंसू भरी आंखों से सब औरतें मजबूरी में खाने लगीं। थोड़ी देर बाद रोजा ने अल्फ्रेडा से कहा कि वो बर्लिन जाना चाहती है, पर अल्फ्रेडा ने मना कर दिया। उसने बताया कि अब वहां जाना खतरनाक है। जर्मन सेनाएं पीछे हट रही हैं क्योंकि अमेरिकी फ्रांस में उतर चुके हैं। अगले दिन रोजा को जिगलर के ऑफिस बुलाया गया। वो उस पर गुस्सा थी कि जब वो बीमार थी तो उसने कुछ नहीं किया और जबरन खिलाया गया। जिगलर बोला, मेरे बस में कुछ नहीं था, लेकिन रोजा उसे दोष देती रही। गुस्से में उसने उसे मारना शुरू कर दिया, मगर जिगलर ने उसे बाहों में भरकर शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि वो अब उससे मिलना नहीं चाहती, पर जिगलर बोला, मैं हर रात तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने उसे चूमा और सिपाही को आदेश दिया कि रोजा को वहां से ले जाए। उस रात दोनों फिर मिले और एक दूसरे के करीब आ गए। जिगलर ने बताया कि उसे जहर असल में शहद से मिला था। कभी कभी मधुमक्खियां जहरीले फूलों का रस पी लेती हैं। रोजा ने हंसते हुए कहा, शायद उन मधुमक्खियों ने हिटलर को मारने की ठानी थी। उसने पूछा कि क्या वो उसे वुल्फ्स डेन ले जाएगा। जिगलर ने कहा, वहां कुछ खास नहीं, पर थोड़ा बहुत बताया। फिर दोनों ने एक दूसरे को चूमा और चुपचाप लेट गए। एक दिन तैराकी के बाद रोजा और अल्फ्रेडा घास पर लेटी थीं। अल्फ्रेडा ने पूछा, क्या तुम अब भी ग्रेगर को याद करती हो? रोजा बोली, हाँ। अल्फ्रेडा बोली, इस युद्ध ने हमसे सब कुछ छीन लिया। उस रात जब रोजा जिगलर के पास सो रही थी तो वो डरावने सपने से उठा। उसने कहा, मैंने सपना देखा कि मुझे तुम्हें बाकी औरतों के साथ गोली मारनी पड़ी। रोजा ने उसे दिलासा दिया, वो बस सपना था, लेकिन वो बेचैन था। उसने बताया कैसे एक बार उसका ही सिपाही पागल होकर उन पर बंदूक तान बैठा और उसे मजबूरन उसे गोली मारनी पड़ी। अगले दिन अल्फ्रेडा सोच रही थी कि आखिर उन्हें जहर किससे मिला। रोजा ने बताया वो शहद था। उसने बताया कि सिर्फ उन्हीं ने वो मिठाई खाई थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। सैनिक दौड़ते हुए बाहर निकले और औरतों को कमरे में बंद कर दिया गया। जब उन्हें बाहर निकलने दिया गया तो रोजा अपने ससुराल भागी सबकी खैरियत जानने। थोड़ी देर बाद योसेफ आया और बोला, हिटलर मर गया। रात को जब रोजा नीचे गई तो देखा योसेफ रेडियो सुन रहा था। हिटलर की आवाज आ रही थी। वो जिंदा था। अगले दिन सब औरतों को अपने कपड़े लाने को कहा गया। अब सैनिक किसी पर भरोसा नहीं कर रहे थे। सबको बताया गया कि अब वे यहीं रहेंगी जब तक हिटलर शहर से नहीं निकलता। फिर रोजा को फिर से जिगलर के ऑफिस बुलाया गया। उसने पूछा, हम सबको यहाँ क्यों रोक रखा है? जिगलर बोला, क्योंकि मैं तुम्हें मिस करता हूँ, और उसे चूमने की कोशिश की, लेकिन रोजा ने उसे रोक दिया और रिश्ता खत्म कर दिया। वो बोला, क्या मैं तुम्हें गंदा लगता हूँ? रोजा ने कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, बस अपनी रातें बर्बाद कर दी। ये सुनकर वो भड़क गया। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम्हारा परिवार जानता है तुम क्या करती हो? तुम एक शादीशुदा आदमी के साथ थी। वो उसे दीवार से चिपकाकर गले से पकड़ लेता है
लेकिन तभी एक सैनिक आ जाता है और रोज़ा को वहाँ से ले जाता है। समय बीतता गया। औरतें उस कैंप जैसे घर में रह रहकर थक चुकी थीं। सब घर लौटना चाहती थीं। उन्हें डर था कि अब रूस हमला करेगा। ओला ने पूछा, अगर रूसी हमें नुकसान पहुंचाएं तो? बाकी सबकी नज़रें अल्फ्रेडा पर गईं। नए लोग हैरान थे कि सब उससे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन बाकी ने बात टाल दी। रात में रोज़ा की आंख खुली तो देखा अल्फ्रेडा अकेली बैठी सिगरेट पी रही थी। उसने कहा, मुझे हीका की मदद नहीं करनी चाहिए थी। फिर बोली, मेरा असली नाम एडना है। उसने बताया कि एक दिन जब वो काम से लौटी तो घर खाली था। उसके माता पिता और भाई सब ले जाए गए थे। वो भाग निकली और एक नन ने उसे फादर आर्नोल्ड से मिलवाया, जिसने उसे छिपाया। वो झूठ बोलती रही कि उसका कोई अंकल है। रोते हुए बोली, मेरे पास अब कोई नहीं बचा। रोज़ा ने कहा, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और उसे गले लगा लिया। जब सब औरतें पैकिंग कर रही थीं, तभी सबीन को जिगलर के ऑफिस बुलाया गया। पैकिंग खत्म होते ही सबको घर छोड़ने ले जाया गया। जाते वक्त रोज़ा ने कहा, एक लड़की अभी नहीं आई, लेकिन किसी ने सुना नहीं। रोज़ा अपने ससुराल पहुंची, जहां सबने उसे प्यार से अपनाया। रात के खाने पर हेरा ने उसे पैसे दिए और कहा, यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने बताया कि वो खुद नहीं जा सकती क्योंकि वो ग्रेगर का इंतज़ार कर रही हैं। रोज़ा बोली, लेकिन ट्रेनें तो फौज ने कब्जे में ले ली हैं। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सैनिक अंदर घुसाए और अल्फ्रेडा के बारे में पूछने लगे। उन्होंने ऊपर जाकर देखा, लेकिन वो नहीं मिली। रोज़ा ने कहा, शायद उसके अंकल के घर जाओ, लेकिन सैनिक बोला, उसका कोई अंकल नहीं है। फिर बताया कि उसने जर्मन का गर्भपात किया है, जो अपराध है। उसने रोज़ा से पूछा, क्या तुम सब जानती हो? और फिर वहाँ से निकल गया। अगले दिन रोज़ा दोबारा जिगलर के ऑफिस पहुँची। उसने पूछा, मुझे बर्लिन जाना है, क्या तुम मदद करोगे? जिगलर ने पूछा, तुम्हारी यहूदी दोस्त कहाँ है? रोज़ा ने झूठ कहा, मुझे नहीं पता वो कौन थी। जिगलर ने उसे चूमने की कोशिश की, लेकिन रोज़ा पीछे हट गई। वो बोला, मैं जानता हूँ तुमने क्या किया, लेकिन मैंने तुम्हें फंसने नहीं दिया। फिर बोला, रात को मिलो, मैं मदद करूँगा। रोज़ा गुस्से में वहाँ से चली गई, लेकिन रात को मिलने पहुँची। वो उसे यात्रा के कागज़ देता है और कहता है, अब तुम एक वॉलंटियर के रूप में जाओगी। रोज़ा ने धन्यवाद कहा। फिर जिगलर उसके पास आया, उसे चूमा और दोनों एक बार फिर करीब आ गए, मगर इस बार रोज़ा का चेहरा ठंडा था। जिगलर बोला, गुड लक, और चला गया। उसके जाने के बाद रोज़ा ने एडना अल्फ्रेडा को छिपने की जगह से बाहर निकाला। एडना ने कहा, तुम जाओ, मैं यहीं रहूँगी। लेकिन रोज़ा ने जिद की कि वह साथ चले। एडना बोली, मेरे पास कोई कागज़ नहीं है। फिर भी दोनों साथ चल पड़ी। वो स्पेशल ट्रेन के पास पहुंची, जहां रोज़ा ने अपना नाम बताया और एडना को हाना के नाम से पेश किया। डॉक्टर बोला, सूची में तो सिर्फ एक वॉलंटियर है। रोज़ा ने जोर दिया, 2 हैं। आखिरकार डॉक्टर ने दोनों को जाने दिया। ट्रेन पर चढ़ने के बाद दोनों को काम सौंपा गया। तभी जिगलर वहां पहुंच गया। शीशे में उसने उन्हें देख लिया। रोज़ा ने उसे देखा और एडना के साथ भागने लगी। जिगलर और उसका अफसर पीछा करने लगे। एडना ने हार मान ली और खुद को सरेंडर कर दिया। लेकिन जब जिगलर ने उस पर निशाना साधा तो रोज़ा बीच में आ गई। ये देखकर एडना भागने लगी और जिगलर ने गोली चला दी। वो वहीं गिर गई। रोज़ा रोते हुए उसके शरीर को पकड़ लेती है। जिगलर उसे खींचकर ट्रेन पर ले जाता है और ट्रेन चल पड़ती है। जब रोज़ा होश में आई तो वो बर्लिन जाने वाली ट्रेन में थी।